साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में जरूर होंगे और सोचते होंगे कि ये तो वही गंगाराम का बड़ा बेटा गुलाब है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो उस दिन की बात याद करो जब मैं अपनी चाची गजरानी का कत्ल करके घर छोड़कर भाग गया था। घर छोड़ करके मैं बहुत दिन दर बदर भटकता हुआ एक दिन पहुंच गया गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में भी बहुत दिनों तक भटकता रहा। वहां अचानक मेरी मुलाकात वहां के पुलिस कमिश्नर अरुण मेहता जी से हो गई। कमिश्नर साहब मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरा क्वालिफिकेशन यानी मेरी सारी जानकारी लिए, मेरी पढ़ाई के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि चल बेटा आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी जीप में बैठा करके मुझे अपने निवास पर लिवा के गए। जब उनके निवास पर जाता हूं तो उनकी पूरी फैमिली वहां रहती है, उनका पूरा परिवार, उनकी मैडम जी रहते हैं। मैडम जी जब मुझे देखी तो बहुत खुश हुई, कहने लगे कि साहब इस लड़के को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मैडम जी ने कहा कि साहब ये लड़का पढ़ा लिखा है और होनहार भी है, अगर इसके लाइफ के बारे में सोच ले तो बड़ी अच्छी बात है। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगे बेटा फॉर्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। मैंने कमिश्नर साहब के कहने पर फॉर्म भर दिया, लेटर आया, गया पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू हुआ, साक्षात यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक किसान का बेटा इस समय पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। बोलो और आगे बड़ा ही सुंदर। मैं कसम खाया कि सरकार जो मुझे जिम्मेदारी देश और समाज सेवा के लिए दे रही है, ईमानदारी मैं देश और समाज की सेवा करूंगा। इस वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, चाहे गुलाब को अपनी जान ही क्यों देना न पड़ जाए साथियों, लेकिन मैं ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा। साथियों उसी दिन मैं ठान लिया कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों गोरखपुर जिले से मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे भेजा जा रहा है बांदा जिले में, और बांदा जिले में एक थाना नवीनगढ़ है, नवीनगढ़ थाने में मेरा ट्रांसफर हो गया है। इलाका बहुत खतरनाक है साथियों, चंबल की तराई में पड़ता है, वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू बेकसूर सिंह तो लोगों को जीना हराम कर दिया है। पूरे बांदा जिले क्या 2-4-6 जिले में तहलका मचा कर रखा है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है और मैं भी ठान लिया हूं कि जब तक बेकसूर सिंह को अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों अब मैं चल रहा हूं बांदा जिले नवीनगढ़ थाने में, वहां देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आगे आप लोग देखिएगा। क्या बात है, बहुत पीछे पीछे आ रहे हो, क्या तेरी तबीयत नहीं ठीक है? मुन्ना मेरी तबीयत तो ठीक है, पर मुन्ना भूख और प्यास के मारा मुझसे रास्ते नहीं चला जा रहा है। ये क्या करूं भाभी, अभी तो हम लोग जंगल में पहुंचे। चल इस जंगल को पार करने के बाद जब हम लोग बस्ती में पहुंच जाएंगे तेरे लिए खाना और पानी साथ लाएंगे। चल भाभी यहाँ देर करना ठीक नहीं। नहीं मुन्ना, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है मुन्ना। ये क्या कह रही भाभी, आज अगर तू यहाँ से नहीं जा सकती तो इसी जगह पर बैठ जा, यहाँ से कहीं जाना मत। मैं बस्ती की तरफ जा रहा हूँ, तेरे लिए खाना और पानी लेकर के बहुत जल्द आऊंगा। मेरे आने का इंतजार करना भाभी, बैठ जाओ यहाँ। ये तो मेरी बहू गोमतिया है, मुझसे छिप करके और डर करके यहाँ बैठी। अभी इसका खबर लेता हूँ। अरे ओ बहू गोमती, अरे ओ गोमती, देखो तो कौन आया है। चाचा जी आप, क्या बात है चाचा?
बात वही है जो बात उस दिन थी, अभी भी बात वही है कि तो मेरी बात को मान और आओ मेरे सीने से लग जा, वरना ये सोच ले अगर आज तू मेरी बात को ना बोली ना तो मैं तेरी सूरत को बिगाड़ दूंगा। बोल। चाचा जी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आज मैं तेरी नखरी को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना नहीं। आज मैं तेरी दोनों आंखों में पॉइजन डाल दूंगा और तू तड़प तड़प के मर जाएगी साली। अरे बियाबान जंगल में एक औरत तड़प रही है यार। हाँ, इसको थामा, मैं देख रहा हूं। इंस्पेक्टर, इस औरत के दोनों आंखों से बहुत खून बह रहा है। ये तड़प रही, इसको जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले चलो, नहीं तो मर जाएगी बेचारी। आओ जल्दी ले चलो इसको। बस्ती की तरफ गया था, बस्ती में आने में काफी लेट भी हो गया। मेरी भाभी मेरे आने का इंतजार करती होगी। मैं सबसे पहले अपनी भाभी के पास चलता हूँ। तेरा इशारा है परमात्मा, तेरा इशारा है। यार ये कैसा बादा जिला है, जगह जगह देखो लाश, जगह जगह ये सब कारनामा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। बाड़ा जिला ने सरकार जिला है नमक चाट के, हम हो गया सर नमक चाट के। अभी अभी इसी वक्त 2 घंटे पहले एक औरत के अस्पताल में एडमिट करके आ रहे हैं नमक। हाँ, और फिर देखिए यहाँ पर एक काम करो, चेक किया जा सर। हाँ, नमक चाट तो के देखिए साला मर गया है जिंदा। इसको हो सकता कि नहीं, पहले देखो, पहले सांस चल रही है, थोड़ा पानी का छींटा लगाओ, हो सकता है लड़का होश में आ जाए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पहले सुनिए मेरी बात। ये लड़का रो रहा है, तड़प रहा है, अब इसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। मैं सब जानकारी लूंगा ना। मुंडा, क्या बात है, इस जंगल में तुम बेहोश पड़े हो, खाना इधर फेंका है, पानी इधर फेंका हुआ है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तू दवा बेहोशी की जानबूझकर तो यहाँ खा नहीं लिया है, और यहाँ की स्थिति देखकर ये मालूम हो रहा है कि तू शायद किसी को खाना लेकर आया था। मुन्ना, हाँ साहब, आप ठीक कहते हैं। इसी जगह पर मेरी भाभी बैठी थी, भाभी को बैठा कर मैं बस्ती की तरफ गया था खाना और पानी लाने के लिए।
जब बस्ती से खाना पानी लेकर वापस आया तो क्या देखा साहब कि जगह पर मेरी भाभी नहीं बल्कि जगह पर खून के छींटे पड़े थे साहब। उसी खून को देखकर सर में चक्कर शायद मैं बेहोश हो गया साहब। कोई भी होशी की दवा नहीं खाया था। तू अपनी भाभी को बैठा गया था इंस्पेक्टर। इसका मतलब जिस औरत का इलाज हम लोग अस्पताल में करवा रहे हैं वो कहीं इसकी भाभी तो नहीं है? ओके सर। मुन्ना तू सही कह रहा है। अभी 1 घंटे पहले यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी थी, उसके दोनों आंखों से बहुत खून बह रहा था। हम लोग उसका इलाज अस्पताल में करवा रहे हैं। तो अपनी भाभी को पहचान सकता है तो चल मेरे साथ, हो सकता है औरत तेरी भाभी हो। क्या बताऊं, जब से भवानीगढ़ गांव छोड़ करके अपनी माँ को लिवा करके चली आई हूँ, इसी नवीनगढ़ गांव में रहने लगी हूँ। लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरी माँ बेचारी बुखार से पीड़ित है और मेरे पास दवा के लिए 1 पैसे नहीं है। बस्ती में भीख मांगने गई थी लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, फिर दूसरी बस्ती में जाऊंगी। भैया बाबू के आगे अपना दुखड़ा सुना करके दवा के लिए पैसा मांगूंगी भैया। क्या भाई यहाँ अकेले बैठ कर रो रही हो? कहाँ की रहने वाली हो? क्या रोने का कारण तो मुझसे नहीं बताएगी बहन, बोलो क्या? भैया मैं इसी नवीनगढ़ गांव की रहने वाली हूँ। रोने का कारण ये है मेरी घर में मेरी बूढ़ी माँ है और मेरे बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है। दवा के लिए मेरे पास 1 पैसे नहीं है भैया। बस्ती में भीख मांगने गई थी लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। इसीलिए यहाँ बैठ के सोच रही थी दूसरी बस्ती में जाने के लिए। लेकिन ये बताओ भैया, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या करूं बहन, मेरी भाभी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी भाभी जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है बहन। अगर भाभी के लिए वक्त पर खून और पैसे लेकर के न पहुंचा तो मेरी भाभी मेरे साथ छोड़कर चल। नहीं भैया, ऐसा न कहो, भगवान के लिए भैया ऐसा न कहो। देखो मेरी बात मानो, इस दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है। जब तुम अपने भाभी का इलाज नहीं करवा पाओगी और मैं अपने बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करवा पाऊंगी, इस दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, चलो इसी पहाड़ी से कूद करके हम दोनों अपनी जान दे देंगे भैया। हाँ बहन तू ठीक कहती है, चल चलते बहन चल। रुकिए रुकिए ऐ नादान बच्चों, रुको रुकिए। रुकिए रुकिए ऐ नादान बच्चों, रुको। किस लिए जान अपनी गंवाते हो तुम? जानना चाहता कारण अरे मरने का काहे आंखों से आंसू बहाते हो? नादान लड़की, आखिर इस मासूम बालक को लेकर के इस पहाड़ी से कूद करके आत्महत्या क्यों करना चाहती है? जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात।
आखिरी सांस खाट पर ले रही मर रही माँ हमारी दवा के लिए। मर रही माँ हमारी दवा के लिए। भीख भी दुनिया मुझी को नहीं दे रही। मर रही माँ। भैया मेरे मरने का कारण यह है, मैं इसी नवीनगढ़ गांव की रहने वाली हूँ और मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है। मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है भैया। दवा के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है। बस्ती में भीख मांगने गई थी लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। इतना ही नहीं, मेरी बूढ़ी माँ मेरी शादी ठान करके बैठी हुई है। मेरी शादी पड़ी है, अगले हफ्ते में सोमवार के दिन मेरी बारात आएगी। लेकिन जब मैं अपनी माँ के हालात देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बारात आने से पहले और मेरे ससुराल जाने से पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाए। बहन, तुमने ना जाने क्या समझ करके तुमने मुझे अपना भैया कहा और अपना भाई समझा। तुम्हारी माँ बीमार है और ये जो बालक तुम्हारे साथ में मरने जा रहा तुम्हारा भाई है? नहीं भैया, ये मेरा भाई नहीं है। कौन है ये? भैया ये मेरा भाई नहीं है। बेचारा यहीं पे मेरे पास आया और पूछने लगा। मैं सारी हकीकत इस बेचारे से बता दी, लेकिन जब मैं इसके विषय में पूछने लगी कहने लगा कि मेरी भाभी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन परेशानी ये है भैया, इस बेचारे की भाभी अस्पताल में भर्ती है। अगर उन्हें मौके पर खून नहीं मिलेगा तो इस बेचारे की भाभी दुनिया छोड़ के चली शेरा सिंह, जी सरदार जी। इन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई बहुत है। ज्यादा मुसीबत है सरदार जी। अगर इन बच्चों को पैसा ना मिला तो ये बच्चे अनाथ भी हो सकते हैं। अगर ये बहन मुझे अपना भाई मानी है तो आज से मैं इसे अपनी धर्म की बहन मानता हूं। तुम्हारे पास पैसे हैं? जी सरदार। पैसे निकालो। बहन, इन पैसों में से कुछ पैसे इस बेचारे को दे देना ताकि इसके भाभी का इलाज भी हो सके। और तुम पैसे लेकर के जाओ, तुम अपने माँ का इलाज करा लेना और ये अपनी भाभी का इलाज करा लेगा। अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो ठीक सुबह 10 बजे इसी पहाड़ी पर आ जाया करो। मैं तुम्हें जितना पैसा लगेगा तुम्हारी माँ के इलाज में मैं तुम्हें दूंगा बहन। हाँ भैया, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया भैया। आपने मेरी माँ और इस बेचारे की भाभी की जान बचा ली है भैया। लेकिन जाने से पहले भैया, जाने से पहले अपना नाम बता दो भैया। आखिर जब मैं इस पहाड़ी पर आऊंगी किस नाम से आपको जानूंगी भैया? इतना ही नहीं, इतना रुपया लेकर के जाऊंगी घर। मेरी बूढ़ी माँ पूछेगी अगर मैं
सही से नहीं बता पाऊंगी तो मेरी माँ मुझे गलत समझ जाएगी भैया। मैं तेरी मजबूरी को समझता हूं बहन। तेरी माँ गलत अर्थ भी लगा सकती है क्योंकि तू सयानी हो गई है, इसलिए तू मेरा नाम जानना चाहती है। जब आज तुमने मुझे अपना भैया कहा है तो आज ये तुम्हारा भाई तुमसे जरूर नाम बताएगा। देखो बहन, मैं पैसे से एक डकैत हूं। मेरा नाम डाकू बेकसूर सिंह है। डाकू बेकसूर सिंह, डाकू बेकसूर सिंह। आज चंबल की तराई में नाम चलता है तो सिर्फ डाकू बेकसूर सिंह का चलता है, लेकिन चंबल के बगल में नवीनगढ़ थाने के पुलिस दरोगा पीछे पड़ गए हैं बहन, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं तुम्हें। और तुमने एक शब्द और कहा बहन कि अगले हफ्ते सोमवार के दिन तुम्हारी बारात आएगी। भैया मेरी बारात अगले हफ्ते में सोमवार के दिन आएगी। बहन मैं धर्म और ईमान का डाकू हूं। आज जब तुझे अपनी बहन समझा हूं, आज तुझे सब कुछ मैं समझा हूं, तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि यानी अगले हफ्ते सोमवार के दिन तेरी विदाई करने तेरा ये धर्म का भाई डाकू बेकसूर सिंह आएगा बहन। और तेरे विवाह में जितना खर्च लगेगा सारा खर्च मैं वहन करूंगा बहन। और तेरे लिए शादी के कपड़े, गहने, पैसे और